Hello, my dear students. This is Mithlesh Kumar from Orbital Classes, Ranchi, और मैथ्स टीचर। तो बच्चों, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए सीखते हैं डिटरमिनेंट का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक रो और कोई एक कॉलम के सभी टर्म्स एज ए सम ऑफ टू टर्म्स और मोर देन टू टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो उस डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चों एग्जांपल के लिए कि एक डिटर्मिनेंट है a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई, a3 प्लस जेड, b1 b2 b3 c1 c2 c3। लेट्स सी बच्चों, स्टूडेंट्स लेट्स सी, जो पहला रो है फर्स्ट रो एज ए सम ऑफ टू टर्म्स है। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट एज ए सम ऑफ टू टर्म्स है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट को अपन लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। आप लिखना कैसे है ऐसा सीखो इधर कि जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट एज ए सम ऑफ टू टर्म्स है, तो इसके पहला जो टर्म है इस सभी एलिमेंट के फर्स्ट टर्म जो है उसको फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और जो सेकेंड टर्म है उसको सेकेंड डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट a1 a2 a3, बाकी रो इसी तरह कॉपी होगा b1 b2 b3 c1 c2 c3, और इसके सेकेंड टर्म जो है एक्स वाई जेड वो सेकेंड डिटर्मिनेंट में लिखे जाएंगे एक्स वाई जेड b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके बच्चों, ये चीज इस तरह से, ये इस टाइप का कॉलम में भी हो सकता है। जैसे सपोज दैट आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूं, a1 b1 c1, a2 प्लस एक्स, b2 प्लस वाई, c2 प्लस जेड, ओके, a3 b3 c3। यहां पर देखो सेकेंड कॉलम्स के जो एलिमेंट है बच्चों वो एज ए सम ऑफ टू टर्म्स है, देन दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो फर्स्ट कॉलम a1 b1 c1 होगा दोनों डिटर्मिनेंट में, a1 b1 c1। ओके माय स्टूडेंट्स, और सेकंड कॉलम में एक डिटर्मिनेंट में सेकंड कॉलम के फर्स्ट टर्म्स आएंगे और दूसरे डिटर्मिनेंट में सेकंड कॉलम के सेकंड टर्म आएंगे, तो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा a2 b2 c2, थर्ड कॉलम a3 b3 c3 बच्चों, एंड नेक्स्ट डिटरमिनेंट का सेकंड कॉलम एक्स वाई जेड एंड थर्ड कॉलम a3 b3 c3 रहेगा। एक बात ध्यान में रखना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टीज को आप एक ही कॉलम या एक ही रो के केस में अप्लाई कर सकते हो। मैं ऐसा बात नहीं है कि ये जो सेकंड रो है, फॉर एग्जांपल सेकंड रो जो है एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि अगर मान लो देखो ऐसा रहा, सपोज दैट, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कल को अगर मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आया आपके साथ कि a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड एंड a2 प्लस p, b2 प्लस q एंड c2 प्लस r, a3 b3 c3। तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस x p a3 y q b3 z r c3। ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? देखो इधर ये जो सेकेंड रो है एज ए सम ऑफ टू टर्म्स है, इसके भी एलिमेंट इसके भी एलिमेंट एज ए सम ऑफ टू टर्म्स है। तो हमने क्या किया, अभी जो लिखा है गलत लिखा हूं कि a1 a2 a3, देखो ये फर्स्ट
कॉलम में ले लिया, फिर B1 B2 B3 फर्स्ट डिटरमिनेंट का सेकंड कॉलम बना, और C1 C2 C3 ये थर्ड कॉलम बन गया। फिर जो ये x y z जो रहा x y z, इसको सेकेंड डिटरमिनेंट में ले लिया, P Q R ये सेकेंड में ले लिया। तो हमने क्या किया कि ऑपरेशन जो है वो दोनों रो में अप्लाई कर दिया इस तरह से, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है, टोटली रॉन्ग। हाँ, हम ऐसा कर सकते थे कि ये जो सेकेंड रो है इसको एज इट इज रखते इस तरह से, P प्लस Q प्लस R, इस तरह से यहाँ A2 प्लस P B2 प्लस Q C2 प्लस R, मतलब केवल एक ही रो या एक ही कॉलम को तोड़ना है। एकदम सिंपल सी बात है, ये समझ लेना है आपको कि डिटरमिनेंट का केवल एक रो या केवल एक कॉलम आपको तोड़ना है। ओके, ब्रेक करना है एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिखने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने लिखा है, देखो प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही टर्म्स, मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, इसमें एक नोट है जो क्वेश्चन बनता है जिसपे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप एक डिटर्मिनेंट डेल्टा आर डी आर ले लेते हो, डी आर डिटर्मिनेंट मान लिया हमने, ठीक है, और यहां लिखा है ए आर बी आर सी आर, कोई दिक्कत? फिर यहां लिखा है सपोज दैट एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, ए आर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे सपोज दैट एक डिटरमिनेंट डी आर लिखा हुआ है, अगर ऐसा एफ डी आर इक्वल टू, देन सीखना आप समीशन ऑफ, सिग्मा मतलब समीशन होता है, सपोज दैट आर इक्वल टू 1 से लेकर के n तक डी आर, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, ये किसके इक्वल होगा? अगर डी आर इक्वल टू दिस है तो ये किसके इक्वल होगा? यहाँ एक काम करता हूं बच्चों, यहां मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर यहां पर ले चुका हूं। तो ये डी आर, देखो बच्चों समझना आपको कि जो यहां पर सेकेंड रो और थर्ड रो जो है, सेकेंड रो और थर्ड रो जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, जबकि फर्स्ट रो जो है वो वेरिएबल है एक तरह से, ए आर बी आर सी आर, मतलब यहाँ आर का वैल्यू चेंज करेंगे ना तो ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे आर का वैल्यू 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 1 1 लिखा जाएगा, अगर आर का वैल्यू यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 2 लिखा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं ये सिग्मा लगाया डी आर में, तो ये जो सिग्मा है, ये जो समीशन है, ये नोटेशन केवल वेरिएबल वाले एलिमेंट में जाएगा, मतलब डी आर जो वेरिएबल एलिमेंट है उसी में ये सिग्मा जाएगा। कहने का मतलब ये जो सिग्मा है इस डिटरमिनेंट के अंदर चला जाएगा और केवल किस में लगेगा, जो वेरिएबल एलिमेंट है उसमें लगेगा ए आर। इसी तरह से बी आर, आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक है, सिग्मा ऑफ आर और सिग्मा ऑफ सी आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 टू एन। बाकी जो कांस्टेंट एलिमेंट है बच्चों वो इसी तरह रहेगा, इसी टाइप का रहेगा, ठीक है, समझ रहे बात को। और ये सिग्मा लगने का मतलब क्या हुआ, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है समीशन को, इसका मतलब आर का वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है बच्चों, एन तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर सिग्मा को एक्सपेंड करें तो कैसे लिखा जाएगा, a1 प्लस a2, सारा लिख नहीं सकते हैं, डॉट 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 an तक। इसी तरह ये b1 प्लस b2 डॉट 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 bn, सिमिलरली नेक्स्ट c1 प्लस c2 डॉट डॉट cn, इस तरह से। और सेकेंड रो तो कांस्टेंट है एंड थर्ड रो भी कांस्टेंट है, p q r। तो इस तरह से, यानी कल को अगर ऐसा भी लिखा है बच्चों तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और सेकेंड चीज क्या है, इस डिटरमिनेंट को, जैसे इस डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट रो है इसके सभी एलिमेंट एज अ सम ऑफ n टर्म्स है, तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ n डिटरमिनेंट्स। पहले डिटरमिनेंट में इसके पहला टर्म आएगा, बाकी सेकेंड रो और थर्ड रो तो कांस्टेंट रहेगा,
सेकेंड डिटर्मिनेंट में इसके सेकेंड एलिमेंट आएंगे, थर्ड डिटर्मिनेंट में इन लोगों के थर्ड एलिमेंट आएंगे, इसी तरह से nth डिटर्मिनेंट में इन लोगों का nth एलिमेंट आएगा बच्चों। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। जो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज जो स्कूल वाले एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इनवर्स फाइंड आउट करना, सॉरी मैट्रिसेज में इनवर्स फाइंड आउट करना और डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, वो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है ऑपरेशन वाला कि किसी भी डिटरमिनेंट में हम लोग ऑपरेशन कैसे लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी इज रो और कॉलम ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज है, रो और कॉलम ऑपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, इसको जरूर ध्यान से देखना है और समझना पड़ेगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, रो और कॉलम ऑपरेशन, रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है इस प्रॉपर्टी में कि अगर बच्चों हम लोग डिटर्मिनेंट के वैल्यू को, है ना, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? एक तो उधर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, यहां पर जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, अगर हम लोग रो या कॉलम ऑपरेशन इस तरह से लगाएं, किस तरह से, जैसे अगर मान लो R1 को चेंज करना है, तो कोई ith रो को चेंज करना है, किस तरह से चेंज करना है? देखो चेंज करना, ऑपरेशन लगाना है। ith रो में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ith रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं इस तरह से। ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, कि ith रो के हर एक एलिमेंट को ऐड कर दे रहे हैं, किसके साथ? jth रो के एलिमेंट्स के मल्टीपल में, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। इसी तरह से जैसे कॉलम, सेकेंड ith कॉलम को चेंज कर रहा हूं इस तरह से, यानी मैं क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीखना, ये ऑपरेशन है कि ith रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के एलिमेंट के साथ ऐड कर दे रहे हैं और दूसरे रो के एलिमेंट जो है उसमें हम लोग कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सिमिलर ऑपरेशन किस में है? कॉलम के केस में। यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू कब चेंज नहीं होगा? जिस रो में आप ऑपरेशन लगा रहे हो उस रो में किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, दूसरे रो के साथ जो ऐड कर रहे हो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से कॉलम में, तो इसको बोला गया रो ऑपरेशन बच्चों, ये क्या हुआ, रो ऑपरेशन, और ये क्या हुआ, कॉलम ऑपरेशन। ये क्या हुआ बच्चों, कॉलम ऑपरेशन। अगर हम लोग कॉलम में लगा रहे हैं तो ये कॉलम ऑपरेशन और ये रो ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों लैंग्वेज लिखना है तो द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज बच्चों by adding the elements of any row or column to the some multiple of corresponding elements of any other row or column। जो मैंने बोला वही देखो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, आप लोग सुनो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो or column is added to k multiples या तो सेम स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। ठीक है, मैं लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ या डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज on adding
डज नॉट चेंज, ऐसे लिख देता हूं, इफ elements of any row or column is added to same multiple of corresponding elements of any other row or column। ठीक है बच्चों, एनी रो मतलब यहां आर आई इज एडेड टू सेम मल्टीपल, मतलब के का मल्टीपल, सभी एलिमेंट्स में के का ही मल्टीपल होगा, ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। ठीक है बच्चों, तो इस ऑपरेशन को लगाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लेना। लेकिन एक चीज है बच्चों, अगर देखो एक चीज है यहां पर नोट, NOT, जब आप इस ऑपरेशन को लगाते हो तो कम से कम एक रो या एक कॉलम डिटर्मिनेंट का अनचेंज रहना चाहिए, यानी रिमेन सेम रहना चाहिए। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग दिस property at least one row or column must remains unchanged, चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात सुनो, क्या होगा सेकेंड पॉइंट, कि अगर आपने ith रो में ऑपरेशन लगा रहे हो और इस ith रो में भी आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो, और jth रो जिसके साथ ऐड कर रहे हैं उसमें k से मल्टीप्लाई किया, तो अब देखो जिस रो में ऑपरेशन लगा रहे थे उस रो के भी एलिमेंट को आपने x से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, x से, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए अगर आप जिस रो में ऑपरेशन लगा रहे हो उस रो में भी अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करना है तो आप x से डिवाइड भी करोगे, और ऐसा प्रॉपर्टीज क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपन अप्लाई करेंगे बच्चों। ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। सिमिलरली किसके केस में, कॉलम के केस में, अगर मान लो कॉलम में भी आप जिस कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हो, जैसे ith कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हो आप, और उसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तब भी क्या होगा, जिस कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे थे आप उसी कॉलम में x से भी मल्टीप्लाई किया तो अगेन डिटरमिनेंट का वैल्यू में भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन सभी प्रॉपर्टीज पे। तो लगभग प्रॉपर्टीज हमारा फिनिश हो गया है। बोर्ड लेवल का कुछ और प्रॉपर्टीज है कॉम्पिटेटिव लेवल का, उसको क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे आगे, है ना। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं लेकर के कि ऑपरेशन कैसे लगाना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि विदाउट एक्सपेंडिंग यानी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 41, 79, 29, 175, 59,
3। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना है हम लोग को, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट। तो एक चीज देखो बच्चों, हम लोग क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, इसमें क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन वैसे सॉल्व करके नहीं, एक्सपेंड करके नहीं, ठीक है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करके। तो एक चीज हम देख रहे हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको बोला जाए विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है, तो ज्यादातर केस में या तो जब आप प्रॉपर्टीज लगाओगे, और इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, वही रो या तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो जब भी आप रो और कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो 2-3 बातें ध्यान में रखना जरूरी है। रो और कॉलम ऑपरेशन हम लोग क्यों लगाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्यों लगाएंगे, तो इसका आंसर है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स का वैल्यू 0 करना है, यानी चेंज करना है, तो हम लोग रो और कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम दिमाग में ये लेकर के चलेंगे, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके अंदर दिया हो, कि इसका आंसर हो सकता है 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0। 99% केस है 0 होना चाहिए, हो जाएगा लगभग, मैं श्योर नहीं हूं कि हो जाएगा, लेकिन हमें ये मान के चलना है। तो आप प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा अभी क्लास में कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कब कब 0 होता है। तो पहला चीज पढ़ा है क्या, अगर डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। या दूसरा, अगर डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। तो हम यहाँ ट्राई करेंगे कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा क्या, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये 41 है, ये 41 के नजदीक जा सकता है क्या, 5 बिल्कुल जा सकता है जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 8 5 जा 40 होता है क्या, 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा 72 होता है। अच्छा, और 8 3 जा 24। अब मैं एक काम करता हूं, अगर इसमें से इसको माइनस करता हूं, 41 माइनस 41 आ जा रहा है, 8 से इसको मल्टीप्लाई करने 72 आया था, तो 79 माइनस 72 7 आ जा रहा है। देखो आइडेंटिकल होते जा रहा है। 29 माइनस 24 5 आ रहा है। तो बच्चों में यहाँ एक काम करते हैं, कॉलम 3 में ऑपरेशन लगा देता हूं, या तो कॉलम 1 में, कॉलम 1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं। और क्या लगा रहा हूं, कॉलम 1 में से हम माइनस कर दे रहे हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 3, इस तरह से लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा कि कॉलम 1 केवल चेंज होगा, कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होगा, देखो कॉलम 1 41 है और 8 5 से कितना हो गया 40, तो 41 माइनस 40 कितना हो जाएगा बच्चों 1। इसी तरह देखो C1 का वैल्यू 79 माइनस 8 इंटू 9 C3। देखो C1 कहां से लेना है, कॉलम 1 से लेना है, और C3 कहां से लेना है, कॉलम 3 से लेना है। तो C1 का वैल्यू देखो इस फॉर्मूला, एक तरह से फॉर्मूला बन गया 79 माइनस 8 इंटू C3 8 इंटू C3 कितना 9। देखो उसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो यहां क्या लिखा जाएगा बच्चों 7। फिर देखो C1 का वैल्यू अब 29 माइनस 8 इंटू C3 का वैल्यू 3, तो 21 9 माइनस 24 इज 5, ये कॉलम 1 आ गया। अब कॉलम 2 एज इट इज कॉपी होगा बच्चों, कॉलम 3 भी एज इट इज कॉपी होगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या चीज है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चों 0। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी तरह का ऑपरेशन वाला प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सीबीएसई बोर्ड में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, और ये 100% आता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है,
तो हाँ, ये इसमें प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन में जितना प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कैलकुलेशन जल्दी होगा और एक्यूरेट होगा। तो मैं लगभग एनसीईआरटी का जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या तो 2 लेक्चर क्यों नहीं करना पड़े प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करवाऊंगा और इसमें मैं होमवर्क भी दूंगा और आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन हुआ कौन सा नहीं हुआ। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों।